वैक्सीन मैत्री के तहत श्रीलंका को भारत से आज मिलेगी कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराक। भारत से उपहार के तौर पर कोरोना वैक्सीन पाने वाला 8वां देश होगा श्रीलंका। राजस्थान के टोंक शहर में दर्दनाक सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत और 4 अन्य घायल। घायलों को जयपुर के अस्पताल में कराया गया भर्ती। और खेलों की दुनिया में इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का कमाल, मैनचेस्टर यूनाइटेड को पछाड़कर हासिल किया शीर्ष स्थान। कल हुए मुकाबले में वेस्ट ब्रोमविच को 5-0 से दी करारी मात। और मिड प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश की राजधानी में कल का दिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। किसान आंदोलन की आड़ में आंदोलनकारियों ने जिस अराजकता का परिचय दिया, उसकी देश भर में आलोचना हो रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस के संयम की तारीफ भी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने लाल किला परिसर में उपद्रव और हिंसा का जो तांडव रचा, न केवल बड़ी संख्या में पुलिस वाले उसमें घायल हुए, बल्कि गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेने आए देश भर के 400 कलाकार भी फंसे रहे। पूरे परिसर में भारी तोड़फोड़ मचाई गई। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज लाल किले का दौरा किया और तोड़फोड़ और नुकसान का जायजा लिया। दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में अभी तक 300 से ज्यादा पुलिस के जवान घायल हुए हैं और पुलिस ने अभी तक हिंसा और तोड़फोड़ के मामलों में अलग अलग थानों में 22 प्राथमिकी दर्ज की है। और किसानों के इस कथित बवाल के बाद लाल किले पर सुरक्षा बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर पुलिस बलों की तैनाती की गई। नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। वहीं जामा मस्जिद मेट्रो का प्रवेश द्वार भी बंद कर दिया गया है, जबकि वहां का निकास द्वार खुला है। आईटीओ से कैनॉट प्लेस और इंडिया गेट जाने वाला रास्ता बंद है। साथ ही मिंटो रोड से कैनॉट प्लेस जाने पर भी पाबंदी है। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली NH9 और NH24 बंद है। आनंद विहार रूट से यात्रा की जा सकती है। दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में अब तक 300 से ज्यादा पुलिस के जवान घायल हुए हैं और पुलिस ने अभी तक हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में अलग अलग थानों में 22 प्राथमिकी दर्ज की है। तो किसानों के इस उपद्रव के बाद लाल किले पर सुरक्षा के बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। वहीं जामा मस्जिद मेट्रो का प्रवेश द्वार भी बंद किया गया है, जबकि वहां का निकास द्वार खुला है। आईटीओ से कैनॉट प्लेस और इंडिया गेट जाने वाला रास्ता बंद है। साथ ही मिंटो रोड से कैनॉट प्लेस जाने पर भी पाबंदी है। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला NH9 और NH24 बंद है। आनंद विहार रूट से यात्रा की जा सकती है। ये तमाम रास्ते हैं जो बंद किए गए हैं एहतियातन सुरक्षा के लिए। इसलिए बार बार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि जो रूट खुले हैं उन पर सुरक्षा के साथ यात्रा की जाए। और दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा हुई हिंसा की न्यायिक जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर याचिका में सड़क पर हिंसा और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में शामिल लोगों और संगठनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की गई है। साथ ही इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में आयोग के गठन की मांग भी की गई है। साथ ही एक अन्य वकील विनीत जिंदल ने भी प्रधान न्यायाधीश को पत्र याचिका भेजकर लाल किला में दूसरा ध्वज लगाने और सड़क पर हुई हिंसा पर संज्ञान लेने की प्रार्थना की है।
और दिल्ली में आंदोलनकारियों द्वारा की गई भारी तोड़फोड़ और लोगों को हुई परेशानी पर और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। दिल्ली ने जो देखा और देश ने जो देखा वो भी गणतंत्र दिवस के मौके पर उसकी टीस लंबे समय तक रहने वाली है। अब जो है वो घावों पर मरहम लगाने का वक्त है। दिल्ली पुलिस ने जो संयम दिखाया है वो संयम आगे भी जारी रहेगा और अब जो है सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल रजनी, घावों पे निश्चित तौर पर मरहम लगाने का वक्त है, लेकिन ये घाव ऐसे हैं जो शायद आसानी से ही भरेंगे, क्योंकि कभी हमने कल्पना नहीं की होगी कि जिस तरीके से हमारे तिरंगे का अपमान किया गया वो शायद ही कभी देश की राजधानी दिल्ली में किसी भी नागरिक ने देखा होगा कि जिस तरीके से लाल किले पर तिरंगा हटाकर और दूसरा जो ध्वज है वो लहरा दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं टीस है जो शायद आसानी से नहीं जा पाएगी, क्योंकि इस तिरंगे के लिए बड़ी संख्या में हमारे लोगों ने कुर्बानी की है। इस देश को आज़ाद करने में अपनी जान और जो पसीना है वो उन्होंने खर्च किया है, लेकिन उसकी जो कीमत है उनको इस रूप में देखने को मिलेगी वो शायद उन्होंने कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं है, वो हमारी शान भी है और भारत के लिहाज से भी कहें तो हमारे उन सपूतों का एक सम्मान भी है जिन्होंने खून बहाया है इसकी आज़ादी के लिए और लगातार देश में देश की सुरक्षा के लिए, चाहे बॉर्डर पे हो चाहे आतंकवादियों से लड़ते हुए, इस झंडे की शान की सुरक्षा उन्होंने हमेशा की है। तो निश्चित तौर पर यह टीस आसानी से नहीं जाएगी। हाँ, दिल्ली पुलिस ने निश्चित तौर पर संयम बरता है, क्योंकि कल अगर दिल्ली पुलिस संयम नहीं बरतती तो 300 के करीब जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं वो नहीं घायल होते, क्योंकि पुलिस ये समझ रही थी कि जितनी बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, जो किसान आंदोलन कर रहे थे और खासतौर से हिंसक घटनाएं कर रहे थे, तो उसको लेकर पुलिस ने संयम बरताया, क्योंकि अगर पुलिस का संयम टूट जाता तो दिल्ली के अंदर एक बड़ी वारदात, एक बड़ी घटना हो सकती थी। क्योंकि जिस तरीके से आईटीओ पर उपद्रव किया गया, आईटीओ पर हिंसा का जो तांडव है वो दिखाया गया, इसके अलावा अक्षरधाम, दिल्ली के जो अलग अलग बॉर्डर हैं, चाहे सिंघू बॉर्डर की बात करें, वारका बॉर्डर की बात करें और जो अक्षरधाम है वहाँ की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, ट्रैक्टर रैली का जो रूट था उसको छोड़कर दूसरे रूट पर ज़बरदस्ती पुलिस बैरिकेड तोड़ के अंदर घुसना दिल्ली के अंदर और दिल्ली के कई सारे स्थानों पर जबरन कब्जा कर लेना, तो ये निश्चित तौर पर पुलिस का संयम था, क्योंकि इतने बड़े टकराव को पुलिस टाल पाई और किसी भी तरह की कोई बड़ी जो घटना है वो नहीं हो पाई, खास तौर से जान के नुकसान की अगर हम बात करें। लेकिन निश्चित तौर पर ट्रैक्टर रैली जिस तरीके से निकाली गई, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति है उसका नुकसान हुआ, बड़े पैमाने पर जो दिल्ली वासियों की आम जो चीज़ें थी, चाहे वो लोकल ट्रांसपोर्ट को लेकर डीटीसी की बसें हों, उनको तोड़फोड़ किया गया। दिल्ली वासियों के जो पार्क हैं या जो स्थान हैं उनको बुरी तरीके से डैमेज किया गया। तो ये जो नुकसान है वो भी कह सकते हैं कि समय लगेगा इसकी भरपाई के लिए, लेकिन हाँ, पुलिस पूरी तरह से चौकस है और यही कारण है कि आज भी कई सारे जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं। लाल किले के आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है, कनॉट प्लेस उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर इंतजाम किए गए हैं, आईटीओ से लेके जो कनॉट प्लेस जाने का जो रास्ता है वो बंद किया गया है। तो कई सारे रूट सारी एहतियात अब बढ़ती जा रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कल जो हुआ आंदोलन उपद्रव में तब्दील किया गया, इसके लिए अब क्या कोई जिम्मेदारी ले रहा है, कोई सामने आया है? देखिए, सामने निश्चित तौर पर कोई नहीं आया है, क्योंकि कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने से कह सकते हैं कि आगे नहीं आ रहा है और सभी लोग बैकफुट पर खेल रहे हैं। चाहे किसान संगठनों के जो नेता हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हिंसा हुई है, कुछ लोगों ने हिंसा फैलाई है, लेकिन वो कौन लोग थे जिनकी जिम्मेदारी किसान संगठनों के लोगों ने ली थी कि मार्च को शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे? वो कौन लोग थे जिन्होंने इस बात का बार बार उल्लेख किया था कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो इस पूरे रूट पर देखेंगे, जो भी किसान आएंगे उनके पास किसी तरह का हथियार नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से तलवारें लहर रही थी, जिस तरीके से लोहे की सरियां ले लेके घूम रहे थे, तो उसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर इन लोगों को लेनी पड़ेगी। और पुलिस जो भी घटनाक्रम कल पूरे दिल्ली के अंदर हुआ है उसकी जांच कर रही है। 22 के करीब FIR हैं वो पुलिस ने दर्ज की है। इसके साथ ही कई सारे जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। CCTV फुटेज और जो मीडिया के फुटेज हैं वो भी जो पुलिस है अपने पास लेकर उसकी गहन जांच कर रही है। और आज 4 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस की PCB है, उसमें भी कई सारे तथ्य पुलिस अपने सामने रखेगी इस पूरी हिंसा को लेकर। बिल्कुल।
और पुलिस कर्मियों के जो दृश्य सामने आ रहे हैं घायल होने के, वो बार बार पीछे हट रहे थे, वो दृश्य भी हम देख रहे हैं। उसके अलावा आम लोगों को जो भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है, असुरक्षा में रहे, डर में रहे, और 400 कलाकार जो 26 जनवरी के लिए आए थे वो भी फंसे रहे। उसकी भरपाई कैसे होगी, उसके लिए क्या किया जा रहा है, आम लोगों को जो मुश्किलें हुई हैं, दिक्कतें हुई हैं, उसका कौन जवाब देगा? देखिए बिल्कुल रजनी, पुलिस के साथ जिस तरह की धक्का मुक्की हुई है, खासतौर से हम लाल किले की बात करें, वो तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। क्योंकि पुलिस उन किसानों को रोकने के लिए जो लाल किले के अंदर एंट्री कर रहे थे, वहां पर एक ढाल बन के खड़ी हुई थी और बाकायदा बैरिकेड लगा रखे थे। लेकिन जो किसान है वो ट्रैक्टर लेकर, और जो मॉब है वो धीरे धीरे पुलिस की ओर बढ़ने लगा। पुलिस के ऊपर जो तलवारें हैं उनसे हमला करने की कोशिश की गई। यही कारण है कि जिस रेलिंग को रोककर पुलिस खड़ी हुई थी, उस रेलिंग से पीछे पुलिस ने कूदना शुरू किया। वो एक नहर थी, लाल किले के पास पुरानी नहर थी, और वो करीब 15 से 20 फीट नीचे थी। तो आप समझ सकते हैं कि वहां से पुलिस वाले नीचे गिरे हैं। वो तो कह सकते हैं कि गनीमत थी कि नीचे पत्थर वगैरह नहीं थे, नहीं तो जो पुलिस वालों का जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हो सकता था। वो नीचे मिट्टी थी, इसलिए बहुत ज्यादा चोटें उनको नहीं आई हैं। तो वो नुकसान है वो शायद ही कोई पुलिस वाला भर पाता। अगर किसी की डेथ हो जाती या किसी के हाथ पैर टूट जाते, जो कह सकते हैं कि स्थायी रूप से अगर कोई अपने हाथ पैर को खो देता, तो वो नुकसान शायद उसे ताउम्र वो नहीं भर सकता था। राजधानी वासी निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में परेड देखने के लिए आए थे, और जिस तरीके से किसानों ने ट्रैक्टर रैली परेड का जो समय था उस समय से पहले ही निकालना शुरू कर दिया। और आईटीओ अक्षरधाम और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरीके से दबंगई फैलाई, जिस तरीके से तांडव किया, उसको देखकर निश्चित तौर पर जो आम लोग हैं, राजधानी वासी हैं, जो दूसरे स्टेटों से गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो देखने के लिए आए थे, वो फंसे रहे और उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। और ये परेशानी ऐसी है जो शायद ही वो जिंदगी में कभी भूल पाएंगे। बिल्कुल, कोई नहीं भूल पाएगा इस घटना को, और जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है, लोगों को सामने आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस तमाम जानकारी। और आंदोलनकारियों के उपद्रव के कारण कल तो लोगों को भारी परेशानी उठानी ही पड़ी, उसका असर आज भी देखने को मिला। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जगह जगह सुरक्षा के कारण पुलिस ने रोड ब्लॉक कर रखी है। उधर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले से दिल्ली की ओर आने वाले डीएनजी फ्लाईओवर पर यातायात काफी धीरे धीरे चल रहा है। दिल्ली के कई सीमाई इलाकों को यातायात के लिए बंद रखा गया है, जिस कारण डीएनजी फ्लाईओवर पर वाहन काफी बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। जाम की स्थिति नहीं है, यातायात का दबाव ज़्यादा है कि दिल्ली में कई रास्ते बंद भी हैं, और हम खुद ही जमुना ब्रिज तक देख के आए हैं। तो यहाँ से 5 लेन जा रही है ट्रैफिक, वहाँ जमुना ब्रिज पे जा कर के 2 लेन, और 2 लेन उधर से ट्रैफिक मर्ज होती है। इस वजह से यातायात थोड़ा स्लो चल रहा है। तो एक तरह से राजधानी दिल्ली में जो यातायात व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा दी गई, और आम लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा है कल और आज भी। कई रास्ते बंद किए गए हैं और लोगों को दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़ रहे हैं। अनुज, कल तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ा, आज भी एहतियातन पुलिस को रास्ते बंद करने पड़े हैं, भुगत रही है आम जनता, जिसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रजनी, अपने दर्शकों को सबसे पहले हम एक खबर दे दें कि जो ट्रैफिक बंद किया गया था सुबह, उसको खोल दिया गया है। जो यातायात है उसको सामान्य कर दिया गया है। हालांकि सुबह 10 बजे तक ये ट्रैफिक बंद था। जो आईटीओ से अगर हम मंडी हाउस की तरफ आएँ या फिर लाल किले की तरफ जाएं या इंडिया गेट की तरफ जाएं, वहां पर बैरिकेडिंग की गई थी। मिंटो रोड, कनॉट प्लेस जाने वाले रास्ते बंद थे, वो एहतियात के तौर पर किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें सामान्य होती चले गई, उसके बाद वो ट्रैफिक भी खोल दिए गए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो अतिरिक्त सुरक्षा बल हैं उनको वहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन रास्तों को खोल दिया गया है। जो गाज़ियाबाद की तरफ से लोग आना चाहते हैं वो आनंद विहार की तरफ होते हुए आ सकते हैं। दिल्ली के अंदर फ़िलहाल अगर अभी की मैं बात करूं तो यातायात सामान्य है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से रजनी रात में लाल किले तक लोग जमे हुए थे, दिल्ली पुलिस ने उनको दोपहर देर रात तक उनको वहाँ से खदेड़ दिया, और दिल्ली के अंदर अब कोई भी किसान
नहीं है। हाँ, इसके बावजूद भी सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। अगर जामा मस्जिद और लाल किले को छोड़ दें तो मेट्रो, जितनी भी मेट्रो लाइनें हैं वो इस समय सामान्य तौर पर चल रही हैं और किसी भी तरह की कोई दिक्कतें अब लोगों को नहीं देखनी पड़ रही हैं। हालांकि ये सुबह के समय क्योंकि ऑफिस का टाइम था और लोगों को मालूम नहीं था तो काफ़ी ट्रैफिक की समस्या देखनी पड़ी थी। निश्चित तौर पर चाहे कल की बात करें चाहे आज की बात करें, आवागमन में जितनी भी दिक्कतें लोगों को हुई है, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी उन किसान संगठनों को जाती है जो कल हिंसक रूप से दिल्ली की सड़कों पर उतर आए थे। रजनी, बिल्कुल निश्चित तौर पर आम जनता को जो परेशानी हुई है उसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी, जिन्होंने आंदोलन को उपद्रव में तब्दील किया। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और किसानों द्वारा पिछले 80 दिनों से जारी किसान आंदोलन में कल की अराजकता के कारण एक काला अध्याय तो जुड़ा ही, इस आंदोलन के उद्देश्यों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि आंदोलनरत किसान संगठनों ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है इस हिंसा से, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। सरकार ने आंदोलन को लेकर लगातार लचीला रुख अपनाया है और यहां तक कि नए कृषि कानूनों पर अगले 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव भी दिया। इस पूरे मसले पर और किसान आंदोलन की वैधता पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन, ये दिन चुना जाता है आंदोलन को उपद्रव में तब्दील करने के लिए। क्या आंदोलन जो है वो अब राष्ट्र विरोध में तब्दील होता जा रहा है? देखिए, इस आंदोलन को लेकर शुरू से एक आशंका जताई जा रही थी कि इस आंदोलन में किसानों के नाम पर असामाजिक तत्व और राष्ट्र विरोधी तत्व घुस गए हैं। खालिस्तान समर्थक तत्वों का प्रवेश हो गया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ISI वो सक्रिय है इस आंदोलन को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि अचानक ये पता चला, लेकिन इन सब बातों से किसान नेता जो है उससे लगातार इनकार करते रहे। वो कहते रहे कि हमारा संगठन है, हम जानते हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं। और इन सब के बीच उन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के आयोजन की घोषणा की, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं थी। गणतंत्र दिवस हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। उस पर्व को वो एक तरह से धूमिल करने की, उसको कलंकित करने का प्रयास हुआ और वो कल किया गया। जिस तरह से लाल किले पर झंडा फहराया गया, उससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। इस कल की पूरी घटना ने किसान आंदोलन के जो नेता हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, उनका जो है नैतिक जो बल था, उनका जो इस आंदोलन का जो नैतिक आधार था, उसको खत्म कर दिया है। अब उनके पास इससे ये बचने का कोई रास्ता नहीं है कि हमारे लोग नहीं थे या हम इस हिंसा की निंदा करते हैं। आप बताइए, पूरे दिन कल इस हिंसा के दौरान एक भी नेता कहीं किसी स्पॉट पर दिखाई दिया? कहीं दिखाई दिया रोकता हुआ इन दंगाइयों को? तो जो दंगा कल देखा दिल्ली के लोगों ने और देश और दुनिया ने, वो जाहिर है कि ये पहले से पूर्व नियोजित था। उनको ये करना था, इसलिए उन्होंने किया। ये जो नेता लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग भटक कर आ गए, ऐसा नहीं है। प्रदीप जी, इतनी बड़ी संख्या में। बिल्कुल प्रदीप जी, अगर हम आंदोलन की मंशा की बात करें, किसी भी आंदोलन के लिए तितीक्षा और प्रतीक्षा की जरूरत होती है, आपको संयम चाहिए होता है। अगर आप संयम नहीं बरत सकते तो आपको किसी भी आंदोलन क्रांति करने का हक नहीं है लोकतंत्र के भीतर। कल जो हुआ, आपने दिन चुना, दुनिया ने देखा और दुनिया ने कहा कि भारतीय गणतंत्र के लिए कल काला दिवस था। तो वो लोग जिन्होंने गरिमा को नीचे गिराया, वो जिम्मेदार है गणतंत्र के लिए इस दिन को लाने के लिए। जिम्मेदारी अब कौन तय करेगा? नहीं, जिम्मेदारी तो कानून तय करेगा। देखिए, जो 22 FIR हो चुकी हैं, जिन नेताओं ने उकसाया, जिन नेताओं ने ऐसा होने दिया, जिन नेताओं ने जानकारी होने के बावजूद इसे रोकने की कोशिश नहीं की, उनकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि 26 जनवरी को ये ट्रैक्टर परेड की बात हो रही है, इससे गड़बड़ हो सकती है, तो 8 किसान संगठनों के जो वकील थे, प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा कि हम इन 8 संगठनों की ओर से आश्वासन देते हैं कि सब शांतिपूर्ण रहेगा। उस आश्वासन का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ। तो ये जवाबदेही से तो नहीं बच सकते ये नेता। निश्चित रूप से इन्होंने गणतंत्र को कलंकित करने का काम किया है। और इनकी देखिए, आप 11 दौर की बातचीत हो चुकी है।
जी। उस बातचीत को अगर आप देखें पहले से और 11वें तक की, तो एक हठधर्मिता आपको नजर आती है। एक जो है लकीर आपको साफ नजर आती है, जो इस ओर इशारा करती है कि ये दरअसल समाधान चाहते ही नहीं, ये इस समस्या को बनाए रखना और इसको बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। और वो उन्होंने कल किया। बिल्कुल। आप देखिए, ट्रैक्टर रैली से शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले 2 दिन पहले उन्होंने घोषणा कर दी कि 1 फरवरी को हम संसद का घेराव करेंगे। जी। तो ये देखिए, जनतंत्र में कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो, उसमें कोई ऐतराज किसी को नहीं है। लेकिन आपकी शिकायत, आपकी तकलीफ कितनी भी जेन्युइन हो, कितनी भी सही हो, हिंसा का अधिकार आपको कोई कानून, कोई संविधान नहीं देता है। बिल्कुल। कल की जो हिंसा हुई, उसके बाद इस आंदोलन को चलाने का, इसको बनाए रखने का अधिकार इसके नेताओं ने खो दिया है। और पुलिस को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जिस तरह के धैर्य का परिचय दिया दिल्ली पुलिस ने, जी जी, वो दिल्ली पुलिस के इतिहास में शायद इस तरह का उदाहरण नहीं बिल्कुल। दिल्ली पुलिस के संयम की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन इस आंदोलन के लोगों की बात की जाए, जो गांधी जी की मिसाल दे रहे थे, लेकिन बाद में जय जवान और जय किसान का नारा दे रहे थे, लेकिन जवानों को भी नहीं छोड़ा है। और महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, ये निंदनीय है। बिल्कुल। देखिए, गांधी जी से की बात क्या करेंगे भाई? गांधी जी की अगर आप बात करते हैं तो उनके बताए रास्ते पर भी तो चलिए। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया और चौरी चौरा में जो है हिंसा की घटना हो गई, उन्होंने आंदोलन रोक दिया जी। तो उसके बाद जो है वो उपवास पर बैठे प्रायश्चित के लिए ये हिंसा हुई। यहाँ तो हिंसा की है इन लोगों ने। आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना में इतने घंटे के 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और एक भी आंदोलनकारी, ये दंगाई घायल नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कि हिंसा किस तरफ से हुई, किन लोगों ने की। पुलिस ने लगातार बचने की और बचाने की कोशिश की। बिल्कुल। तो गांधी का नाम लेने का इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। बिल्कुल। गांधी जो जिन आदर्शों के लिए जाने जाते हैं, जिन मूल्यों के लिए जाने जाते हैं, उनमें से कोई भी कल दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल। निश्चित तौर पर अपनी राह से भटकता हुआ ये आंदोलन नजर आ रहा है और कल जो हुआ वो निश्चित तौर पर उसकी जवाबदेही तय करनी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। हम मिड प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
ब्रेक के बाद मिड प्राइम में आपका स्वागत है। और राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज लगातार दूसरे दिन उच्च स्तरीय बैठक की। इस पर और जानकारी के लिए मौजूद है हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, कल के बाद लगातार स्थिति की समीक्षा की जा रही है और आज भी उच्च स्तरीय बैठक की गई। जी बिल्कुल रजनी, कल भी गृह मंत्री ने जो उपद्रवी तत्व है, अराजक तत्व है, उनसे सख्ती से निपटने के निर्देश दिए थे दिल्ली पुलिस को। और आज ये दोबारा बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह सचिव, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल है। और निश्चित तौर पर कल दोपहर बाद या शाम कह सकते हैं, शाम में जो गृह मंत्री ने समीक्षा की थी और उसके बाद से अब तक की क्या पूरी स्थिति है उसके बारे में गृह मंत्री को मुमकिन तौर पर जानकारी दी गई होगी। तो साथ ही साथ क्योंकि हमने देखा कि 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और एक तरह से अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो पूरी तस्वीरें सामने आ रही है, उससे लगता है कि एक बड़ी गहरी साजिश थी। और साजिश ये थी कि दिल्ली पुलिस को उकसाया जाए ताकि गोलियां चलानी पड़े, एक तरह की पूरा क्योस, अराजकता वाली स्थिति पूरी पैदा हो सके दिल्ली में। तो उस गहरी साजिश की परतें खोलने के लिए क्या जरूरी है आने वाले समय में, क्योंकि संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता तौर पर कैसे रहे दिल्ली में, तो इन तमाम मुद्दों पर मुमकिन तौर पर चर्चा हो सकती है। और सूत्रों ने हमें जानकारी दी थी रजनी की कल ही ये निर्देश दिया गया था कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जो अतिरिक्त केंद्रीय बल हैं उनकी तैनाती की जाए। तो वो तैनाती हो चुकी है, जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, बॉर्डर्स हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अब ये पूरी स्थिति को लेकर, क्योंकि एक ये कानूनी मसला भी है, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है और एक तरह से पूरी जो अराजकता फैलाई गई, तो कानूनी तरीके से पूरे मसले की एक उच्च स्तर पे जांच भी जरूरी है। तो मुमकिन है इन तमाम मसलों पर चर्चा हो इस बैठक में। बिल्कुल सुधाकर, कल जो हुआ वो आगे नहीं होगा, इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है और किसान संगठन कह चुके हैं कि आगे भी वो आंदोलन करेंगे। उन्होंने फरवरी की तारीख भी दी है। ऐसे में क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बदलाव राजधानी दिल्ली देख सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर हम आपको याद होगा रजनी की बार बार जब किसान संगठनों की बैठक सरकार के साथ हो रही थी, खासतौर से नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, वो लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अभी तक ये आंदोलन अनुशासित तरीके से चला है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखा जाए कि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी और हंगामा ना हो। और जो एक आशंका लगातार सरकार जता रही थी कि इस आंदोलन के बहाने जो तमाम देश विरोधी तत्व है और ऐसे लोग जो एक तरह से देश की छवि खराब करना चाहते हैं, और वो एक तरह से सरकार की आशंका, सुरक्षा एजेंसियों की आशंका निश्चित तौर पर सच साबित हुई। और निश्चित तौर पर एक दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का संयम दिखाया, देखिए आप किस तरह से इस तरह के प्रोटेस्टर्स को रोक सकते हैं, वो तमाम कोशिशें की गई। लेकिन कोशिश ये की जा रही थी उस तरफ प्रोटेस्टर्स की तरफ से कि दिल्ली पुलिस जो एक्सट्रीम सिचुएशन में जाकर बल प्रयोग करे, वो नहीं हो पाया। तो जो रिस्ट्रेंट दिल्ली पुलिस ने भी बरता है, तो निश्चित तौर पर उस नेतृत्व की भी जरूर तारीफ होनी चाहिए। लेकिन अब अगला मसला है कि एक तो आने वाले समय में संसद की बात आपने की, 1 तारीख को का जो एक ऐलान किया हुआ, ये सुरक्षा व्यवस्था आने वाले समय में बनी रहे, जांच ठीक तरीके से हो और निश्चित तौर पर इसके अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सुधाकर, सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव हो सकते हैं जैसा कि आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी ने चेन्नई के मरीना बीच पर तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के स्मारक का शुभारंभ किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री और AIADMK पार्टी के समन्वयक O. पनीरसेल्वम और विधानसभा अध्यक्ष P. धनपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मंत्रियों के अलावा पार्टी के सांसद, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा भारी संख्या में समर्थक भी जुटे। 3 साल पहले स्मारक के लिए आधारशिला रखने के बाद आज जयललिता के स्मारक का उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता की करीबी रही शशिकला को आज बेंगलुरु जेल से औपचारिक रूप से रिहा कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल शशिकला कोरोना से संक्रमित हैं
और बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है। बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल के तहत उन्हें कम से कम 10 दिनों तक अस्पताल में ही रखा जाएगा और बिना ऑक्सीजन के 3 दिनों तक स्वस्थ रहने के बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। गौरतलब है कि शशिकला को भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा हुई थी। शशिकला को फरवरी 2017 में 66 करोड़ रुपए की आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में जेल की सजा सुनाई। और शशिकला की रिहाई पर ताज़ा अपडेट के लिए बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता आयशा खानम। आयशा, शशिकला रिहा हो रही हैं, राजनीतिक तौर पर अगर बात करें तो किस तरीके से बदलाव देखती हैं या फिर क्या बदल सकता है वहां? जी देखिए, बहुत ही दिलचस्प है। शशिकला की रिहाई हो गई है और शशिकला अब औपचारिक तौर पर आजाद हैं। तो जाहिर सी बात है, जब शशिकला तमिलनाडु पहुंचेंगी तो तमिलनाडु के जो राजनीतिक समीकरण है उसमें काफी बदलाव देखा जा सकता है, काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिलहाल जब से शशिकला जेल में है, तमिलनाडु में राजनीति जो है बहुत अलग अलग बदलाव से गुजर रही है। तो ऐसी सूरत में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शशिकला की वापसी के बाद क्या AIADMK में दोबारा शशिकला को वही स्थान मिलेगा, वही जगह मिलेगी जो पहले वो कमांड करती थी जब वो जयललिता के साथ थी। लेकिन इस दौरान जब वो जेल में थी तब उनके जो रिश्तेदार हैं TT दिनकरन, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई AMMK। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या शशिकला AMMK का हिस्सा रहेंगी या फिर AIADMK में उनका स्वागत होगा। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि शशिकला के रहते हुए AIADMK में काफी मतभेद बने रहे, काफी खींचतान रही पार्टी में, और ओ पनीरसेल्वम और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी पळनिस्वामी के बीच मतभेद पैदा हो गए थे और 2 गुट बन गए थे। लेकिन अब जबकि ये रिहा हो गई हैं, जब ये वापस लौटती हैं, तो देखना होगा कि किस तरह से AIADMK इस पूरे जो बदले हुए राजनीतिक समीकरण में किस तरह से शशिकला फिट होती हैं। क्या वो इंडिपेंडेंटली अपनी पार्टी, अपने रिश्तेदार दिनकरन की पार्टी के साथ रहेंगी या फिर AIADMK दोबारा उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। तो गौर करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु में मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसी सूरत में बहुत मुमकिन है कि शशिकला तमिलनाडु की राजनीति में एक अहम रोल अदा कर सकती हैं। और इस सूरत में ये भी दिलचस्प होगा कि शशिकला के पहुंचने के बाद वहां पर AIADMK के कार्यकर्ता किस तरह से इसको रिएक्ट करते हैं, किस तरह से इस पूरे बदले हुए राजनीतिक समीकरण में शशिकला को एक्सेप्ट करते हैं। तो शशिकला फिलहाल अस्पताल में रहेंगी, लगभग 4-5 दिनों तक अस्पताल में उन्हें रहना होगा। हालांकि उनके समर्थक पहुंचे हैं यहाँ पर, भारी मात्रा में लोग मिठाइयां बांटी है अस्पताल के बाहर। और ये देखना दिलचस्प होगा कि जब वो वापस लौटेगी किस तरह से उनका स्वागत होगा, और उसके बाद जब तमिलनाडु के चुनाव का ऐलान होगा, विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा, तब तक शशिकला क्या नई योजना के साथ तमिलनाडु पहुंचती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो एक तरीके से दूसरी पारी है शशिकला की, और उनके लिए और तमिलनाडु की राजनीति के लिए क्या बदलता है आने वाले दिनों में साफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपका हमसे जुड़ने के लिए। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें सेना के 4 जवान घायल हो गए। इन जवानों को प्राथमिक उपचार मुहैया करवाकर इलाज के लिए बयान में बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कुलगाम के कानबल के शमशीरपुरा इलाके में आज सुबह 10:15 बजे सैनिटेशन ड्रिल के दौरान आतंकवादियों ने सेना की रोड ओपनिंग पार्टी पर ग्रेनेड फेंका, जिसमें सेना के 4 जवान घायल हो गए। और श्रीलंका आज भारत निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख डोज प्राप्त करेगा। श्रीलंका भारत की तरफ से उपहार स्वरूप कोविड-19 वैक्सीन पाने वाला 8वां देश है। श्रीलंका ने शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी। श्रीलंका में सबसे पहले क्वारंटीन और कोविड देखभाल केंद्रों में तैनात 2.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों, सेना और पुलिस जवानों को टीका दिया जाना है। भारत ने पिछले बुधवार से पड़ोसी प्रथम नीति के भूटान को 1.5 लाख, मालदीव्स को 1 लाख, नेपाल को करीब 10 लाख, बांग्लादेश को 20 लाख, म्यांमार को 15 लाख, सेशल्स को 50,000 और मॉरिशस को 1 लाख वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है।
तो भारत अपने पड़ोसी देशों को सहायता दे रहा है और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जुड़ रहे हैं। अमृत, श्रीलंका तक भी अब वैक्सीन की मदद भारत के द्वारा पहुंच गई है। भारत ने लगभग अपने सभी पड़ोसी देशों को मैत्री वैक्सीन के तहत अब खेप जो है वो पहुंचा दी है। देश है जिसको भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत 5 लाख वैक्सीन दी हैं और इसका रिस्पांस भी आया है श्रीलंका से। प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्सा की कैबिनेट ने एक कैबिनेट नोट में भारत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भारत इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा है और उस दोस्ती को के लिए धन्यवाद करते हैं भारत का। भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत सबसे पहले रीच आउट किया है अपने नेबर्स को, जैसे आपने बताया भूटान को, मालदीव्स को, बांग्लादेश को, नेपाल को, सेशल्स को, अफगानिस्तान को, अब श्रीलंका को। हालांकि डिसीजन पहले ही हो गया था श्रीलंका और अफगानिस्तान को देने का, पर रेगुलेटरी अप्रूवल्स उन कंट्री से नहीं आई थी। तो अब ये डिसीजन हो गया है कि इन कंट्रीज को पहले रीच आउट किया जाए। पर जैसे प्रधानमंत्री ने अपनी यूएन वाली भी स्पीच में कहा था कि हम जो भारत के पास होगा भारत शेयर करेगा। तो उसी विजन के तहत भारत इस पैंडेमिक को डील करने के लिए दुनिया की, जिसे कहते हैं कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनकर सामने आया है और करीब 90 देशों को सहायता असिस्टेंस प्रोवाइड करने की भारत सोचता है अगर उनको जरूरत है, क्योंकि आप जानती हैं हमारी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, वो काफी अच्छी हैं। अभी भी हम सऊदी अरेबिया, मोरक्को को कॉन्ट्रैक्चुअल शिपमेंट्स दे रहे हैं। तो भारत अपनी ये जो दुनिया में इस वक्त पर जो मुसीबत आई है उसकी जिम्मेवारी निभाने के लिए सिर्फ अपने ही लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर रहा है पर दुनिया को वैक्सीनेट कर रहा है। बिल्कुल, जो अच्छी चीज है, जो अच्छी पहल है, वो केवल खुद तक सीमित नहीं है बल्कि साझा कर रहा है अपने पड़ोसियों के साथ भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमृतपाल हमसे जुड़ने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के दस्ते ने आज इंडिया गेट के राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर परेड में भारतीय जवानों के साथ साथ इस साल बांग्लादेश के सैनिक भी परेड का हिस्सा बने थे। और कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित होने के कई महीनों बाद पंजाब और मणिपुर ने स्कूलों को फिर से खोल दिया है। इन राज्यों के स्कूल चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा उपायों के साथ फिर से खुल रहे हैं। पंजाब के स्कूलों में आज से कक्षा 3 और 4 की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई है। स्कूल का समय पहले की तरह ही होगा। छात्रों को कक्षा में सम्मिलित होने से पहले अपने अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र जमा करने होंगे। वहीं कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई 1 फरवरी से आरंभ होगी। और मणिपुर में भी आज से कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के पालन के साथ सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। और रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के बिलीगाम में स्थानीय युवाओं ने गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा रैली निकाली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने ट्वीट कर कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीरी युवा राष्ट्रीय महत्व के दिनों में बड़े सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रवाद की भावना को आगे ले जाने का काम हो रहा है। राजस्थान से आज दुखद खबर आई। राजस्थान के टोंक शहर में कल रात हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जयपुर के अस्पताल भेजा गया। हादसे के शिकार हुए लोग शेखावटी के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के दर्शन कर वापस अपने घर मध्य प्रदेश लौट रहे थे। श्रद्धालुओं की जीप को ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे के शिकार हुए लोग मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे और एक ही परिवार के थे। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गया।
तो राजस्थान में दुखद हादसा हुआ और मिर्ची प्राइम में अब देखते हैं हर जगत से जुड़ी खबर। और क्या चल रहा है बिजनेस की दुनिया में, बताएंगे अभिषेक। शुक्रिया रजनी। और बिजनेस की खबरों में शुरुआत करते हैं शेयर मार्केट से। आज कारोबार थोड़ा मंदा है बाजार में। सेंसेक्स 48,385 अंक पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 14,238 अंक पर रहा है। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से मात्र 10 में बढ़त देखी गई है, जबकि 20 कंपनियों के शेयर गिरावट का रुख लिए कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी में भी हालात कमोबेश लगभग ऐसे रहे हैं। वैश्विक संकेतों के चलते निवेशकों की धारणा कमजोर रही है। सोने की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर बुधवार को सोना चांदी के भाव में गिरावट दिखाई दी है। ये गिरावट मुख्य रूप से सोने चांदी के ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की वजह से देखी जा रही है। आज शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोना 302 रुपये यानी करीब 0.61% गिरकर 49,131 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया। एमसीएक्स पर आज चांदी वायदा 376 रुपये या 0.57% गिरकर 66,159 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करता हुआ है। रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की मजबूती के साथ 72 रुपये 86 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में घरेलू इकाई अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 72 रुपये 91 पैसे पर खुली और बढ़त दर्ज करते हुए 72 रुपये 86 के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो पिछले बंद के मुकाबले 8 पैसे की वृद्धि को दर्शाता है। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 72 रुपया 94 पैसे पर बंद हुआ था। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली बढ़त देखी जा रही है। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.4% बढ़कर 56.15 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गया है। आर्थिक जगत में एक और अच्छी खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 11.5% रहने का अनुमान जताया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर इस साल 2.5 अंक में होगी। आईएमएफ ने मंगलवार को जारी अपने ताजा विश्व आर्थिक परिदृश्य में वृद्धि का अनुमान जताया है। ये अर्थव्यवस्था में तेजी से पुनरुद्धार को बताता है। साल 2020 में महामारी के कारण इसमें 8% की गिरावट का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अद्यतन रिपोर्ट में 2021 में 11.5% वृद्धि का अनुमान जताया है। इस लिहाज से अगले साल भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एकमात्र देश होगा जिसकी वृद्धि दर 2.5 अंक में होगी। वृद्धि के लिहाज से चीन 2021 में 8% लगभग के साथ दूसरे स्थान पर होगा। उसके बाद स्पेन की आर्थिक वृद्धि दर 5.9% और फ्रांस की आर्थिक वृद्धि दर 5.5% रहने का अनुमान जताया गया है। आईएमएफ ने आंकड़ों को संशोधित करते हुए कहा है कि 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8% की गिरावट का अनुमान है। चीन एकमात्र बड़ा देश है जिसकी वृद्धि दर 2020 में सकारात्मक यानी करीब 2.3% रहने का अनुमान है। मुद्रा कोष के अनुसार 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% और चीन की 5.6% रहने का अनुमान है। इस ताजा अनुमान के साथ भारत दुनिया की तीव्र आर्थिक वृद्धि वाला विकासशील देश का दर्जा फिर से हासिल कर सकता है। और इस अहम खबर पर और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शुभमोय भट्टाचार्य। सर, भारत की इस आर्थिक उपलब्धि को जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्नॉलेज किया जा रहा है, वहाँ पर खबरें बता रहे हैं जो डेटा को एनालाइज करके कि जो वृद्धि दर है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। आप किस तरीके से देखते हैं पिछले 1 साल में भारत की अर्थव्यवस्था को? देखिए, अभी पिछले साल का अर्थव्यवस्था का जो हालत रहा है वो हम लोग मोटामोटी सभी जानते हैं, और उसको उससे ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट है ये देखना कि हम लोग आगे चलकर किस तरह का हम काम कर सकते हैं, किस तरह से हम खासकर जब जो उसमें किस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं, कौन से कदम से हमारी इकोनॉमी को और भी आगे चला सकते हैं। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि अभी जो इकोनॉमी में जो जरूरतें हैं उसको देखते हुए वित्त मंत्री क्या क्या कदम उठाते हैं बजट में, उस पर सबकी निगाह टिकी रहेगी।
और IMF का जो सर्वेक्षण रहा है उससे उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हमारे देश में आर्थिक गति को तेजी लाने में सारे चीजें तैयार हैं। अभी बजट उसमें किस तरीके से उन चीजों को सजाते हैं वो एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा, अहम भूमिका रहेगा। सर मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से अगर बात करें तो कई जो क्वार्टर्स हैं वहाँ से ये भी खबरें आती हैं कि जो हम अचानक एक चढ़ाव देख रहे हैं, एक सर्ज देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और डिमांड में मार्केट में, कहीं वो पेंट अप डिमांड तो नहीं है? क्योंकि जो पिछले 4-6 महीने आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे, तो क्या वो डिमांड है जो अभी के जो डेटा है उसको स्पाइक कर रहा है, या आप कहें कि वास्तव में स्थिति में बहुत बड़ा सुधार आ रहा है? अगले साल का जो मुआयना IMF की जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें या बाकी जो RBI सबके जो एनालिसिस है उससे ये तो है कि पेंट अप डिमांड से इतना दिनों का आगे का चल नहीं सकता है। वो अपने आप में ही आर्थिक सुधार का लक्षण है और उन पर आशा है इनको कि ये आर्थिक सुधार का कार्यक्रम या प्रक्रिया चलता रहेगा। बाकी ये है कि पिछले कुछ महीनों में जो सुधार हुआ है उसमें कुछ पेंट अप डिमांड के इफेक्ट जरूर थे, लेकिन अगर आप दिसंबर की बातें करें तो दिसंबर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करीब 187 गीगावाट पहुंच गया है। साथ में अगर आप देखिए पेट्रोल का जो ऑयल का जो खपत है वो ये क्वार्टर क्वार्टर पिछले साल के मुकाबले काफी आगे, काफी नहीं लेकिन कई हद तक आगे निकल गया है। ये सिर्फ पेंट अप डिमांड से नहीं होता, ये दिखा रहा है कि जो आर्थिक जगत में जो पुश है वो उसका कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ सेक्टर्स में अभी भी सप्लाई के जो प्रॉब्लम्स है से कुछ जगहों पे अभी भी ग्रोथ नहीं आया है और इनकम की जो बात है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट वापस मिला है नहीं, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। लेकिन ये सारे कुल मिलाकर पेंट अप डिमांड नहीं है, उससे कहीं अलग है। इसकी जो प्रक्रिया है, इसमें जो आलोचना है वो दूसरी चीजों का, दूसरे चैलेंजेस को हमारे सामने लाके करते हैं और उसको उनको उस तरह से देखना चाहिए। जी शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अर्थव्यवस्था पर जानकारी शेयर करने के लिए। अर्थ जगत में फिलहाल इतना ही। बिजनेस प्राइम के बाद बाकी खबरों के लिए आपको वापस लिए चलते हैं रजनी के पास। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए उनका प्रशासन 20 करोड़ कोरोना टीकों की खुराकें और खरीदेगा। इस तरह अमेरिका की कोरोना खुराकें 50% से ज्यादा होंगी, जिससे कि 30 करोड़ लोगों को टीका दिया जा सकेगा। बाइडेन प्रशासन ने दवा कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना से 10-10 करोड़ रुपए में खुराकें खरीदने की बात कही है, जिससे कि अब तक कुल कोरोना टीकों की खुराकें बढ़कर 60 करोड़ तक हो गई हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि ज्यादातर अमेरिकियों को टीका देने में महीनों का समय लग जाएगा, जब तक मास्क ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक उपयोगी रक्षात्मक उपाय है। साथ ही बाइडेन ने अपने शासन के शुरुआती 100 दिनों के भीतर लोगों को 15 करोड़ टीके दिए जाने पर भरोसा जताया। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ होने वाले महाभियोग के मुकदमे को रोकने की रिपब्लिकन पार्टी की कोशिशों को खारिज कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हिंसा भड़काने का आरोप था। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर रैंड पॉल ने ट्रंप के राष्ट्रपति नहीं रहने के कारण इस मुकदमे को असंवैधानिक घोषित करने के लिए मतदान की मांग की। साथ ही पॉल रैंड ने अमेरिका के प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के बजाय डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर पैट्रिक लीह द्वारा मुकदमे की अध्यक्षता की योजना को भी विरोध किया, लेकिन पॉल रैंड की मांग को खारिज कर दिया गया। सीनेट में मुकदमे की बहस की शुरुआत 8 फरवरी से होगी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उनकी सरकार कोरोना महामारी के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास उसने किए हैं। इन प्रयासों की जिम्मेदारी लेते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा कि सरकार इन प्रयासों को जारी रखेगी, जिससे कि कोरोना से होने वाली मौतें कम हो। ब्रिटेन में अब तक कोरोना संक्रमण से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि वे इस स्थिति में ये नहीं चाहते कि यूरोपीय संघ के देश कोरोना के टीकों की आपूर्ति को रोक दें। deeply sorry for every
life that has been lost. And of course, as Prime Minister, I take full responsibility for everything that the government has done. What I can tell you is that we truly did everything we could and continue to do everything that we can to minimise loss of life and to minimise suffering in what has been a very, very difficult stage and a very, very difficult crisis for our country, and we will continue to do that. और मिड डे प्राइम में आप देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की दुनिया से हमें जोड़ रहे हैं गौरव। शुक्रिया रजनी। और खेल की दुनिया की बात करें तो बात करेंगे भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की, जहां जो रूट की अगुवाई में इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दूसरा दल अपने लंबे भारत दौरे के लिए आज कोलंबो से चेन्नई पहुंच गया, जहां टीम को 6 दिन के जरूरी क्वारंटाइन में गुजारने होंगे। इससे पहले 24 जनवरी को इंग्लैंड का 15 सदस्यीय दल भारत पहुंचा था। इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज 2-0 से जीतकर भारत आई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 5 फरवरी से चेन्नई में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला भी चेन्नई में ही आयोजित होगा और पहले दोनों टेस्ट दर्शकों के बगैर खेले जाएंगे। ट्रेनिंग की बात करें तो भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमों को पहले टेस्ट से पहले अभ्यास के लिए केवल 3 दिन का ही समय मिलेगा। कोरोना ब्रेक के बाद से ये देश में पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज है। सीरीज का तीसरा टेस्ट 24 से 28 फरवरी और चौथा टेस्ट 4 से 8 मार्च तक अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली 1 महीने से अधिक के ब्रेक के बाद मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार दिखेंगे। जब कोहली अब तक 56 टेस्ट में भारत की कप्तानी कर चुके हैं और उनके पास महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका होगा। धोनी ने सबसे अधिक 60 टेस्ट में भारत की कप्तानी की है और कोहली इस सीरीज में इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। तो वाकई क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक शानदार सीरीज होगी। उत्तराखंड की युवा एथलीट रेशमा पटेल ने अपने करियर की पहली ही 10,000 मीटर वॉक रेस में अंडर 20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 16 वर्षीय रेशमा ने मंगलवार को राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया। उन्होंने प्रियंका गोस्वामी के 2014 के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा। पटेल भोपाल में चल रहे नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन 48 मिनट और 25.90 सेकंड का समय में दौड़ को उन्होंने पूरा किया। बात कर लेते हैं फुटबॉल जगत की, जहां इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने वेस्ट ब्रॉमविच को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हरा दिया। सिटी की तरफ से गुंडोगेन ने 2 गोल दागे। इस जीत के साथ ही सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को पछाड़ते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। सिटी के 19 मैचों में 41 अंक हैं, जबकि मैन्यू के इतने ही मैचों में 40 अंक हैं। वहीं वेस्ट ब्रॉमविच रेलीगेशन जोन में बरकरार है। प्रीमियर लीग के ही एक अन्य मैच में आर्सेनल ने साउथहैम्पटन को 3-1 से मात दी। इस मैच में हालांकि पहला गोल साउथहैम्पटन की ओर से वॉर्ड प्राउसी की मदद से आर्मस्ट्रॉन्ग ने खेल के तीसरे ही मिनट में किया, लेकिन इसके बाद आर्सेनल के खिलाड़ियों ने लगातार 3 गोल कर अपनी टीम को जीत दिला दी। इस सीजन में आर्सेनल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। टीम अभी भी 20 मैचों में 30 अंकों के साथ 8वें नंबर पर मौजूद है। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपनी सहयोगी रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। एनसीसी में कैडेट्स को पैरासेलिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कैडेट एनसीसी के प्रधानमंत्री रैली में पीएम को सलामी देंगे। पीएम रैली का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली निदेशालय के ये कैडेट्स काफी उत्साहित हैं। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहावत सटीक बैठती है इन एनसीसी कैडेटों पर, जो इन दिनों दिल्ली कैंट में सैन्य अधिकारियों के कुशल नेतृत्व में पैरासेलिंग कर रहे हैं। आगामी 28 जनवरी को होने वाली एनसीसी के प्रधानमंत्री रैली में ये कैडेट पैराशूट की मदद से हवा में उड़कर पीएम को सलामी देंगे, जिसे लेकर ये काफी उत्साहित हैं।
नॉर्मल लोग जो नहीं कर पाते हम एनसीसी में आके वो एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि पैरासेलिंग हम कर रहे हैं, एक नया एडवेंचर एक्टिविटी है जो कि नॉर्मल लोग नहीं करते, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लगती है, बहुत ज़्यादा थ्रिल है इसमें। आई फील प्राउड टू बी हियर। एनसीसी सेकंड वे ऑफ डिफेंस है, तो हमें बिल्कुल डिफेंस में जैसे लोग जीते हैं वही जीने का मौका मिलता है। पीएम ऑफ इंडिया के सामने अपने आप को परफॉर्म करने का मौका मिला है। ये हम फर्स्ट टाइम हम पैरासेलिंग कर रहे हैं और वो भी पीएम सर के सामने। इससे गर्व की बात हमारी नहीं हो सकती। बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि हम पीएम सर के आगे पैरासेलिंग के थ्रू अपने आप को शो कर रहे हैं। हम 3 कैडर के थ्रू इधर पहुँचे हैं, जो कि आम बंदे इधर नहीं आ सकते। सिर्फ एक एनसीसी कैडेट के जरिए हम इधर तक आ पाए हैं। दिल्ली निदेशालय के इन एनसीसी कैडेटों